मान लीजिए आपके ये दो पॉइंट्स हैं, आपके ये दो पार्टिकल्स हैं, एक इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे है। तो हम इस वन को क्या मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट जो पार्टिकल है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पार्टिकल है। तो इस फिक्स वाले की वजह से इस टू के ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। तो अगर इस पार्टिकल के कारण इस टू पे लगने वाला फोर्स अगर आपका इन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग काम कर रहा है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों पार्टिकल्स के डिस्टेंस का क्या है, फंक्शन है, तो हम उस तरीके के फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट दैट इफ वी हैव टू पार्टिकल्स, ठीक है, और एक पार्टिकल को हम फिक्स मान के चलते हैं और उस फिक्स पार्टिकल की वजह से दूसरे पार्टिकल पे हमको फोर्स देखना है और इस दूसरे पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इस पहले वाले पार्टिकल के कारण अगर वो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग काम कर रहा है, यानी कि वो इस तरीके से भी काम कर सकता है और अवे भी काम कर सकता है, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स दैट मे बी टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट एंड दैट मे बी अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं। एंड द फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप सेंट्रल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो सेंट्रल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस तरीके से। देखिए ये डेफिनेशन में आपको लगभग तीसरी बार बता रही हूँ, तीन से भी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, 4 बार होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ आर एंड डायरेक्शन इज आर कैप, ठीक है। और ये जो आर कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर along the direction of r वेक्टर। ये आपका r वेक्टर डिस्टेंस हम लोग दे देते हैं, तो r कैप आपका क्या है, r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है। सो इफ along the fixed point, along the fixed point, sorry along ही towards the fixed point मुझे लिखना चाहिए, towards the fixed point अगर आपका फोर्स है तो जो आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस आर कैप होगी वहां पे। एंड अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट अगर आपका फोर्स काम कर रहा है तो डायरेक्शन आपकी होती है आर कैप, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये कौन सा केस है बेटा, अट्रैक्शन का केस है। और इस केस में आपका क्या होता है बच्चे, आपका होता है रिपल्शन, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो एफ ऑफ आर है ये क्या कहेंगे, ये एफ ऑफ आर क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एफ ऑफ आर इज magnitude of central force as a function of r। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, देयर टू पार्टिकल्स, जो डिस्टेंस है वो है उन दोनों के बीच का, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यस, सो इसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अगर ये आपका एक पार्टिकल है जिसको आप क्या कह रहे हो, फिक्स कह रहे हो, और ये आपका सेकंड पार्टिकल है, ठीक है। इस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर इस सेकंड पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, दैट एंगुलर मोमेंटम of second particle
ड्यू टू फिक्स्ड पार्टिकल, ड्यू टू फिक्स्ड पार्टिकल is constant और ये फिक्स्ड पार्टिकल वाले पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन भी बोल देते हैं कि एक पार्टिकल ओरिजिन में रखा है और एक पार्टिकल दूसरी पोजीशन में रखा है, हम ऐसा भी बोल देते हैं। ये कांस्टेंट होता है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये कांस्टेंट होता है। तो देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, अगर इस पॉइंट के कारण इस पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो टॉर्क होगा, अब देखिए टॉर्क आपका क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि इसके ऊपर मान लीजिए जो सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है वो इधर काम कर रहा है, तो जो सेंट्रल फोर्स है बेटा आपका, वो सेंट्रल फोर्स आपका क्या है, मान लीजिए वो सेंट्रल फोर्स को आप इस तरीके से दिखा रहे हो, एफ ऑफ आर उसका मैग्नीट्यूड है और आर कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन है। ये सेंट्रल फोर्स है सेकंड पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू पार्टिकल एट पोजीशन 1 व्हिच इज फिक्स्ड। ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, तो इस पार्टिकल के कारण इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क आपका क्या होता है, टॉर्क होता है कि जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यही होता है ना टॉर्क आपका। मान लो दरवाजा है, दरवाजे को आप घुमाते हो तो चौखट पे जो हुक्स लगे हुए होते हैं हमारे, वो हुक्स आपका क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और जिस पॉइंट से पकड़ के आप दरवाजा घुमाते हो वो पॉइंट आपका क्या है, वो पॉइंट ऑफ एक्शन है। ठीक है ना, और आप फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो वो एंगल होता है। मान लीजिए ये हमारा दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है, चौखट से यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ उसमें हुक्स लगे हुए हैं दरवाजे के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया। अब मैं इस पॉइंट से पकड़ के दरवाजे को मैं हिला रही हूँ, घुमा रही हूँ, इस तरीके से आगे पीछे कर रही हूँ, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही हूँ, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ फोर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से लेके इस फिक्स्ड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, आर डिस्टेंस है। और जो आपका फोर्स लग रहा है, देखो मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, ये आपका डिस्टेंस है, मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, तो फोर्स इसके क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, डिस्टेंस है, तो ये आपका आर वेक्टर है। ठीक है, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना टॉर्क को, कि टॉर्क को आप किससे कैसे निकालते हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है ना, या आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों का। ठीक है, तो इस तरीके अगर इसके लिए आप टॉर्क फाइंड आउट करते हो बेटा, तो वो टॉर्क आपका कितना आता है, बाय द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला से आपका जो टॉर्क है वो टॉर्क आता है बच्चे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और बेसिकली ये आर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये आपका टॉर्क है, जहां ये वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, और ये किसके बराबर है, ये आर कैप के ही बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, और जो आपका एफ है वो क्या है, एफ ऑफ आर, जो फोर्स है वो क्या है, एफ ऑफ आर, जो कि मैग्नीट्यूड है, और आर कैप उसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो आप टॉर्क कैसे निकालोगे बेटा, टॉर्क आप निकालोगे आर कैप आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ आर, आर कैप, ये आपका टॉर्क हो गया। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आर वेक्टर को आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद ये थोड़ा नीचे आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर कैप डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, आर कैप डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट, ये एफ ऑफ आर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आगे पीछे कहीं भी लिख लो, ये हो गया आर कैप एफ ऑफ आर। सो दो वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाता है बेटा, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाता है। या तो आप इसको आर कैप बाय आर वेक्टर लिख लो, या आर कैप को आप आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड लिख लो, दोनों में सेम बात बनेगी। तो ये टॉर्क आपका क्या हो गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, सेंट्रल फोर्स के केस में आपका टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, टी क्या है आपका, टॉर्क।
टॉर्क। ठीक है, तो यहां से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। According to law of conservation of angular momentum, if external torque, if torque applied on a particle is zero, then using टॉर्क, आपका क्या होता है, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को अगर हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को मैं L से रिप्रेजेंट करती हूँ, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इफ टॉर्क अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, अब ये टॉर्क जीरो है तो डेफिनेशन टॉर्क की ये होती है, तो ये क्वांटिटी भी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, and when the time derivative of some quantity is constant, it means that quantity is conserved. It means जो angular momentum L है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, angular momentum जो L है आपका, ये L आपका क्या है, कंजर्व है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर टोटल टाइम डेरिवेटिव आपका जीरो होता है, इट मींस दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट, that quantity is not changing with respect to time, it is conserved। ठीक है, so from the conservation of the angular momentum हम कहते हैं, टॉर्क हमने निकाला सेंट्रल फोर्स के केस में बेटा जीरो आ गया, एंड यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, अगर टॉर्क अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल या ऑन अ सिस्टम अगर आपका जीरो है, तो उस सिस्टम का या उस पार्टिकल का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है या जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। इट मींस टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। तो आप क्या कह सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो भी आपका पार्टिकल है, ठीक है, जो किसी दूसरे फिक्स्ड पॉइंट के पार्टिकल के फोर्स के अंदर मूव कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट नाउ एज कि सेंट्रल फोर्स के लिए टॉर्क जीरो है, टॉर्क अप्लाइड यानी कि इस फिक्स्ड पार्टिकल के कारण जो फोर्स इस पे लग रहा है और उस फोर्स के कारण इस पार्टिकल में जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू dl by dt विल बी इक्वल टू जीरो। तो जो एंगुलर मोमेंटम है आपका, इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या है, कंजर्व है। So write this statement now in words. That we can say if particle is moving under the influence of central force, if particle is moving under the influence of central force, its angular momentum L remains conserved. Its angular momentum L remains conserved। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट है। और L आपका क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम L है बेटा, ये एक वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर कंजर्व्ड है, वेक्टर अगर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड
और प्लस जो इसकी डायरेक्शन है, both of these are constant, there is no change, both of these are constant. ये क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास। कोई भी वेक्टर को अगर हम कंजर्व कह रहे हैं या कांस्टेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रल फोर्स की सेंट्रल फोर्स, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो देखिए ये वाला पार्टिकल मूव कर रहा है किसके इन्फ्लुएंस के अंडर, इस पार्टिकल के कारण, इस पे जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल को हमने फिक्स पॉइंट माना हुआ है, फिक्स पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता बट ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि जो कांस्टेंट ऑफ जे है ये क्या इंप्लाई करता है कि जो भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करेगा उसका जो मोशन है वो प्लानर मोशन होगा। प्लानर मोशन का मतलब बेटा, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स। प्लेन में अगर कोई चीज है तो प्लेन में किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं बेटा, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये आपकी दीवार है, ये जो बोर्ड दिख रहा है दिस इज अ प्लेन, तो इस बोर्ड पे अगर मान लो कोई मक्खी चल रही है और मुझे उसके मोशन को बताना है, देन आई विल नीड द 2 कोऑर्डिनेट्स, वन इज वर्टिकल कोऑर्डिनेट एंड अदर वन इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इमेजिन करते हो कि जो हमारी सन है, सन के अबाउट हमारी अर्थ किस तरीके से घूम रही होती है, इस तरीके से, इस वाले मोशन में घूम रही है, तो दिस इज अ प्लानर मोशन। क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में आपको अर्थ की अगर पोजीशन बतानी है तो बेटा वो अर्थ की पोजीशन आप किसी पॉइंट पे कब बता सकते हो, एक तो आप ये बता दो कि सन के साथ इसका डिस्टेंस कितना है, दूसरा आप ये बता दो कि कोई पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन से ये कितना रोटेट कर चुकी है, ठीक है। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ठीक है। ये अभी हम कहना चाह रहे हैं कि नाउ J is sorry L is constant, that is angular momentum L जो है वो constant, और इसका कांस्टेंट होना हमें क्या इंप्लाई करता है, इसका कांस्टेंट होना इंप्लाई करता है दैट मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन, प्लेन में होने वाला मोशन, ठीक है। प्लेनर मोशन मींस नीड two coordinates, need 2 coordinates to describe the motion। प्लेन के अंदर हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं बेटा, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो देखिए मानिए इस तरीके से कि ये आपका क्या है, सन है, ये आपका सन है और इस सन के अबाउट एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और मान लीजिए ये हमारी क्या है बेटा, अर्थ, ये है हमारी अर्थ। तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन बताने के लिए अभी आप इस सन को क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। सन क्या है, फिक्स है, इसके अबाउट कौन रिवॉल्व कर रहा है, एक अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये आपका जो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये है पार्टिकल 1 जो फिक्स है और आपकी अर्थ जो है वो है पार्टिकल 2 है, और इस सन के कारण इसके ऊपर क्या लग रहा है, सेंट्रल फोर्स लग रहा है। वो सेंट्रल फोर्स आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, तो देखिए कैसे डिस्क्राइब करोगे कि एक तो ये डिस्टेंस आपका आर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो आपका पोजिशनल, जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे आप कंसीडर करोगे। जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर मोशन है, इलिप्टिकल मोशन है, तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करोगे। तो एक तो आप ये देखोगे कि ये आर डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, और एक आप ये देखोगे कि जो आपका थीटा है,
अब अर्थ यहाँ आएगी तो ये क्या है आपका, ये एंगल है, आप इसको थीटा बोल दीजिए। तो अर्थ अगर यहाँ आ गई, ये पोजीशन में थीटा एंगल है, यहाँ आ गई, तो जो चेंज इन थीटा है आप उसको कहेंगे कि ये डी थीटा है। तो आपके दो कोऑर्डिनेट्स आपके पता होना चाहिए, एक तो आपका आर आपको पता होना चाहिए और एक क्या पता होना चाहिए, थीटा आपको पता होना चाहिए प्लानर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर आप प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो तो एक्स वाई आपका चलेगा। अगर आप ये कौन सा है, ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो जो सर्कुलर मोशन है उसको आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से अगर डिस्क्राइब करते हो तो वो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके थे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो देखो एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ आपको कि प्लानर मोशन के अंदर हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे ये कोई पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट को अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग बताना चाहो तो इस पी पॉइंट को पोजीशन बताने के लिए आपको एक एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस पी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई है सेम। लेकिन अगर आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हो तो आप इस पी पॉइंट्स के आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा कि किसी फिक्स्ड ओरिजिन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। तो ये फिक्स्ड ओरिजिन है हमारा, इससे इस पॉइंट के डिस्टेंस को मान लीजिए हम क्या दे रहे हैं आर, और ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है ये आपके इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहे हैं उसको हम क्या दे रहे हैं थीटा। तो जैसे जैसे अगर पी पॉइंट मूव करता है तो इसका आर और थीटा क्या होता है, चेंज होता है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर थीटा है हमारे पास। अगर आप इसको स्फेरिकल के अकॉर्डिंग डिस्कस करना चाहते हो इस पी पॉइंट की पोजीशन को, दैट विल बी आर थीटा फाई और मे बी रो थीटा फाई। सिलेंड्रिकल के अंदर क्या हो जाएंगे, आर थीटा जेड हो जाएंगे। लेकिन प्लैनर मोशन है, प्लैनर मोशन में केवल दो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, जो तीसरा है वो अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा, चाहे आप स्फेरिकल लेके चलो चाहे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेके चलो। तीसरा कोऑर्डिनेट अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा बाय कंडीशंस, अगर हम जो सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं उसको इजीली क्या बोलते हैं एक्यूरेटली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास हो गई है कि प्लैनर मोशन क्या होता है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो आपका मोशन है वो प्लैनर मोशन है। देखिए एग्जांपल ले लीजिए कि ये है आपका, मान लीजिए कोई ओरिजिन है, कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये ओरिजिन है आपका, ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इस पी पॉइंट का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है बेटा वो डिस्टेंस है आपका आर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है वो, आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये पी पे जो पॉइंट है ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब ये यहाँ प्रेजेंट है इसका लीनियर मोमेंटम पी भी किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, P आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम, V इसकी वेलोसिटी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फॉर पार्टिकल एट पॉइंट P जो लीनियर मोमेंटम P है, स्मॉल p क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम। क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम। तो ये जो आपका लीनियर मोमेंटम है ये क्या है, mv। ठीक है, तो आप देखिए ये इस तरीके से है। तो और अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम L होगा वो L क्या होता है, वो L होता है R क्रॉस P। L क्या होता है, R क्रॉस P होता है आपका L। ठीक है, तो अब यहां से आप अगर देखना चाहो कि जो आपका L है वो है R क्रॉस P, तो देखिए R को जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है, ये आपकी R की तो डायरेक्शन है।
तो r क्रॉस p करते हो तो आपका l किधर आता है, आउट में आता है। तो यानी कि ये मोशन अगर इस तरीके से है कि ये एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल इसके चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो जब आप उसका v, तो mv जो है p की डायरेक्शन इधर आई, आपका r इधर आया, r क्रॉस p करोगे तो l आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग r एंड p। और जब आप एक चीज करते हो कि आप r क्रॉस l करते हो, तो r क्रॉस l करोगे तो क्या होगा, r क्रॉस l की वैल्यू क्या करोगे, r क्रॉस p, तो ये क्या आ गया, जीरो, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है आपके पास। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। तो दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इट मींस कि वो वेक्टर्स आपस में क्या है, दीज वेक्टर्स आर, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस l, तो दिस विल बी r डॉट r क्रॉस p, इस तरीके से बन जाएगा ये। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो वेक्टर्स हमारे सेम हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहां से ये रिजल्ट आपको क्या बताता है कि जो आपका L है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू R। ये जो रिजल्ट है आपका, एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को मैं इरेज कर देती हूँ। ये आपको बताता है ये वाला रिजल्ट दैट इज R इज परपेंडिकुलर टू L। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका देखो ये इस तरीके से है, ये आपका एक प्लेन है बेटा, ये आपका क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर मान लो ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे गोल गोल मोशन हो रहा है, या आप इस तरीके से मानिए ये इस प्लेन पे ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, ये इसका ओरिजिन है, इसके चारों तरफ मोशन हो रहा है। तो आप देखेंगे R है इधर और L है इधर, ठीक है, R है इस प्लेन में और L है बाहर की तरफ, और R और L का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब R और L आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो R इस प्लेन में है और L आउटवर्ड में, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब R आपका क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको बता रहा है R। तो अगर R आपका इधर है, L आपका इधर है, और R और L का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो है, तो इसका मतलब, और L आपका कांस्टेंट है बेटा, तो L तो अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं सकता है, और R आपके पार्टिकल की पोजीशन है, तो पार्टिकल तो इधर इधर ही मूव कर सकता है, समझ रहे हो ना। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इस तरीके से होना चाहिए कि R और L का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। L आपका फिक्स है, L इधर ही रहेगा, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और R और L का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो रखना है तो हमें R को ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या रखना पड़ेगा, L रखना पड़ेगा। और वो कब होगा, जब आपका R इस प्लेन में ही लाई करेगा, इस प्लेन में, और R आपका है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका मतलब पार्टिकल का मोशन इधर है, एक प्लेन में है, तो ये जो टर्म है दैट r डॉट l इज इक्वल टू 0, r परपेंडिकुलर टू l, दिस एक्सप्लेन्स अस दैट सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ प्लेनर मोशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ सेंट्रल फोर्स के अंदर ही है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को आपसे वैसे भी ये 1-2 नंबर पे पूछ सकता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो देखिए सेंट्रल फोर्स आपका क्या है बेटा, सेंट्रल फोर्स है आपका F एज अ फंक्शन ऑफ R, जहां पे जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस का फंक्शन है, और डायरेक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। आपको पहले सेंट्रल फोर्स बताना है, फिर आप लिखेंगे कि इफ जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ये जो F ऑफ R है आपका, अगर ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन इट बिकम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। देन ये क्या बन जाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बन जाता है। यहाँ पे चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि R क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, ये F क्या है, उनके बीच में लगने वाला सेंट्रल फोर्स है, और ये F ऑफ R क्या है, उस सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अगर सेंट्रल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और उसके डिस्टेंस की डिपेंडेंस इस तरीके से है कि मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन दिस बिकम्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ।
और बेटा जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स काम करता है, ठीक है, और अट्रैक्टिव होता है, वहां पे माइनस आर के आता है, अगर आप देखते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर माइनस आता है, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट काम करता है हमेशा। अगर एक पॉइंट की वजह से दूसरे पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो वो हमेशा उस पॉइंट की तरफ आएगा, तो माइनस आर के आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो कूलम्बिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपके क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। आई थिंक अब आप बता सकते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए गिव एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स, तो आप देंगे कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल है। या आपसे पूछ लिया जाए कि गिव एग्जांपल ऑफ फोर्स दैट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो आप तब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के और कूलम्बिक फोर्स के एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है।